हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम जो है 14 अक्टूबर 2025 की हमारी द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी उनको हम कवर करेंगे। इससे पहले आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारा ये डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं विद पीवाईक्यू, एंड उसके साथ ही मेंस के क्वेश्चन भी हम कभी कभी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार के आते हैं। तो अब देखिए, इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से हैं? पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी मतलब कोर सब्जेक्ट हम इनको मान सकते हैं कि ये बेसिक होते हैं बिल्कुल। मतलब इनमें से क्वेश्चन तो आना ही होता है। ये करंट में से इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, वो आपको आगे आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे आप करंट अफेयर्स को कवर करते जाएंगे। इसके साथ ही हमारा एडिटोरियल भी रहता है। और हम आपको जो लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। कल का ये क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। हमने ग्रेट निकोबार के बारे में बात की थी कल। हमारा जो एडिटोरियल था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? इट अलाउज ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स. It recognizes the rights of scheduled tribes and other traditional forest dwellers over forest land. तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो दोनों ही करेक्ट है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बोथ 1 और 2 करेक्ट है। अब हमारी न्यूज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी न्यूज़ आ रही है ये क्या कहती है कि जो सेंटर का रूफ टॉप सोलर टारगेट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस अभी भी हैं। यानी कि एक स्टडी की गई है जिसमें ये देखा गया कि जो हमारा सौर ऊर्जा को यानी कि प्राप्त करने का, यानी कि सौर ऊर्जा का हमारा जो एक लक्ष्य है तो उसमें अभी भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो रूफ टॉप सोलर टारगेट है ये ऐसे ही आसानी से प्राप्त होने वाले नहीं है टारगेट। इनके लिए बहुत सारी चुनौतियां, उनका समाधान निकालना होगा। तो जैसे कि इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, यानी कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। डेटा वगैरह आगे भी दिया हुआ है हिंदी में, लेकिन हम फिर भी इसको एक बार कवर कर लेते हैं। तो डिस्पाइट अ नियर 4-fold increase in applications between March 24 and July 25, only 30.1% targeted 1 crore solar rooftop installations. यानी कि जैसे कि जो भी टारगेट रखा गया था उसमें सिर्फ मार्च 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक सिर्फ 13.1% जो है सोलर उनको इंस्टॉल, रूफ टॉप जो है यानी कि छत के ऊपर जो सोलर बिजली वगैरह उसको बनाना, तो उसमें सिर्फ यानी कि 13.1% जो है उसमें टारगेट जो 1 करोड़ जो सोलर रूफ टॉप का इंस्टॉलेशन किया गया है। तो ये किस योजना के तहत हुआ? पीएम सूर्य घर योजना। तो PMSGY इसकी फुल फॉर्म है पीएम सूर्य घर योजना, इसके तहत किया गया है। एंड जस्ट 14.1% ऑफ द एलोकेटेड 65,700 करोड़ इन सब्सिडीज रिलीज्ड टिल जुलाई 25। और रिपोर्ट जो क्या बताती है कि सिर्फ 65,700 करोड़ की सब्सिडी ही रिलीज हुई है, जिसमें सिर्फ 14% बनता है। जितना भी बजट था, जो टारगेट रखा गया था उसमें सिर्फ 14% सब्सिडी दी गई है। इन दिस सिनेरियो, ये जो पूरा सिनेरियो क्या दिखाता है? द फाइनेंशियल ईयर 27 टारगेट क्या टारगेट करता है? कॉन्टिन्यूज टू बी व्यूड एज कॉन्सिडरेबल चैलेंज, यानी कि लगातार चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। ये अभी भी चैलेंजेस जो है कंटिन्यू है। सेट द रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम जॉइंटली पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड जम्मू कश्मीर रिसर्च एंड एनालिटिक्स ऑन ट्यूसडे। अब देखिए, ये जो रिसर्च है यानी कि ये जो स्टडी है ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, ये आपको मिनिस्ट्री याद करनी होगी अच्छे से। ये पब्लिश की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियली एनालिसिस एंड JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स ऑन ट्यूसडे, यानी कि JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स, इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो रिसर्च में और क्या क्या इंक्लूड किया गया है? 45 से लेकर 120 डेज तक इसको मतलब कि इसका पूरा डेटा इकट्ठा किया गया है। इसके साथ ये जो PM सूर्य घर योजना है ये सेंटर्ड
एंडेवर टू एनकरेज मोर होम्स टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर कनेक्शन, यानी कि घरों में रूफटॉप सोलर कनेक्शन के लिए इंक्रीज करने की बात करता है। जुलाई 2025 तक ये जो पीरियड था, विच द रिपोर्ट ट्रैक्ड प्रोग्रेस, जब रिपोर्ट ने पूरा प्रोग्रेस को ट्रैक किया, द पीएम सूर्य घर योजना हैज़ रिसीव्ड 57.9% एप्लीकेशंस मिली हैं, यानी कि जो घरों को, यानी कि जो पहले लोगों को तो अवेयर किया जाता है, उनको बताया जाता है, उसके बाद 57.9 पर जो है इतने लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए। ये स्कीम जो है ये क्या क्या फैसिलिटेट कर दी है, इंस्टॉलेशन ऑफ 4946 मेगावाट जो है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है इनकी। जुलाई 2025 तक ये जो है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में काफ़ी अलग अलग डिफरेंट जगह पर ये रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ ही जो ये पीएम सोलर स्कीम है, ये इंसेंटिव्स हैं सोलर इंस्टॉलेशंस whose component parts the entirely manufactured in India, इसके जो पार्ट्स होंगे ये पूरी तरह से भारत में ही बनाए जाएंगे, यानी कि स्वदेशी स्कीम है ये। तो इसी तरह ये मतलब पूरी रिपोर्ट जो है ये ऐसे बयान करती है। अब देखिए 2010 में ये सौर मिशन शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। 2022 तक कुल 100 गीगावाट का जो एक लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 40 गीगावाट जो है रूफ टॉप सोलर्स के लिए इनको निर्धारित किया गया था। ये जो एक टारगेट था, पेरिस जलवायु समझौता होता है उसके तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान उसका एक हिस्सा था, जिसमें 2030 तक जो है 50% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादित करने का वादा शामिल था, यानी कि ये शामिल किया गया था। 2022 तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और 2000 उसके कारण समय सीमा को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया, 40 गीगावाट तक किया गया। मार्च 2024 तक आरटीएस क्षमता जो है 11.87 गीगावाट रहती है, जिसमें 2023-24 में 2.99 गीगावाट की वृद्धि होती है। जून 2023 से आंकड़ों से क्या पता चलता है, जो आवासीय वो सबसे कम योगदान है, जहां पर लोग रहते हैं उनका योगदान बहुत कम रहा है। व्यावसायिक और औद्योगिक का उनका सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि जो घर थे, यानी कि जो फैमिलीज, यानी कि जो जहां पर लोग रहते हैं उन्होंने काफ़ी कम इसमें हिस्सा दिया रूफटॉप सोलर सिस्टम में। लेकिन जो व्यवसाय हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं, कंपनीज, उद्योग है, इंडस्ट्रियल एरिया, उनका सबसे बड़ा हिस्सा था। आज देखिए पीएम जो सूर्य घर योजना, इसका क्या मतलब ये क्या योजना है कि मुफ्त बिजली योजना है। उसके तहत 2025 तक 10 लाख से ज़्यादा आरटीएस स्थापित करने का लक्ष्य है, लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि ये लक्ष्य हासिल करना बहुत कठिन होगा। क्या क्या कठिन होगा, चुनौतियां क्या है, वित्तीय बाधाएं, ऋण की कमी, यानी कि केंद्रीय वित्तीय सहायता सब्सिडी जो मिलती है केंद्रीय वित्तीय सहायता से, लेकिन बैंक जो है लोन आसानी से नहीं देते, यानी कि लोन आसानी से नहीं मिल पाते, इस वजह से जो वित्तीय बाधाएं आ रही हैं। इसके साथ ही ऋण की कमी हो रही है। अगर हम शुरुआती लागत देखें तो 50,000 से लेकर 1 लाख प्रति किलोवाट थी, और इसकी अगर हम 5-7 साल में देखें तो निवेश जो है उनको ये काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट करती कि सिर्फ इतनी ज़्यादा लागत में प्रॉफिट उनको कम हो रहा है। इसके साथ ही नेट मीटरिंग और ग्रिड एकीकरण की समस्या है। नेट मीटरिंग जो है कुछ राज्यों में ये नीतियाँ जो है सफिशेंट नहीं है, जिसके अलावा बिजली बेचना ये भी मुश्किल है। और इसके साथ ही ग्रिड स्थिरता के लिए हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि बहुत बड़े एक पवन सौर की ज़रूरत है, लेकिन इनका जो पूरी तरह इसको इम्प्लीमेंट कर पाना वो मुश्किल है। इसके साथ ही गांव के क्षेत्र में जो ग्रिड कनेक्टिविटी उसकी कमी आ रही है, जिसके कारण जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम है वहीं पर सीमित हो जाता है। इसके साथ ही राज्य सत्र असमानताएं, अलग अलग राज्य अलग अलग प्रदर्शन कर, जिसमें गुजरात, कर्नाटक ये राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये अंडर परफॉर्मेंस राज्यों में अभी तक जागरूकता की कमी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। कुछ राज्य नीतियों में सामंजस्य की भी कमी है, यानी कि सेंटर और सरकार के बीच आपस में जो सहमति नहीं बन पा रही। इसके साथ ही तकनीकी जागरूक मुद्दे भी हैं, जैसे कि सौर पैनलों की जो क्वालिटी गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही, रखरखाव, चोरी की समस्या भी है कि कहीं पर आपने सोलर पैनल लगा दिया वो चोरी हो गया। इसके साथ ही WTO के जो नियम है उसके कारण घरेलू विनिर्माण की चुनौतियां भी आ रही हैं। इसके साथ जागरूकता की कमी है। केवल 6 गीगावाट क्षमता जो है अक्टूबर 2021 तक ही स्थापित हुई है।
अब इसके सुझाव क्या हो सकते हैं? नीतिगत सुधार किए जाए, नेट मीटरिंग को सभी राज्यों में अनिवार्य बना दिया जाए, एफडीआई को बढ़ावा देना होगा, इसके साथ ही वित्तीय प्रोत्साहन सब्सिडी को बढ़ाना होगा, ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से फंडिंग देनी होगी, या फिर जागरूकता लोगों में या फिर गाँव वाले जो क्षेत्र उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको बताना होगा कैसे ये चलता है, कैसे आपको फायदा दे सकता है, आप कैसे बिजली तैयार कर सकते हैं। वैश्विक सहयोग जैसे कि ओसवॉग यानी कि वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ऐसी पहल के तहत ही तकनीकी हस्तांतरण करना होगा। ये सब सुझाव हैं। अब देखते हैं थोड़ा पीएम सूर्य घर योजना जो है ये मुफ्त बिजली योजना के तहत एक इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य है कि देश में रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ाना और घरों में मुफ्त या फिर सस्ती बिजली देना है। ये योजना 13 फरवरी 2024 को ये शुरू की गई थी। इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भारत के 2026 तक जो 40 गीगावाट का लक्ष्य है रूफटॉप सौर ऊर्जा, उसका हिस्सा भी इसको माना जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? 100 मिलियन घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है वो स्थापित करना है। उद्देश्य क्या है? घरों में मुफ्त बिजली देना, कम लागत पर बिजली बिलों को कम करना, ग्रिड पर निर्भरता को घटाना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना। विशेषताएं क्या है? इसका लक्ष्य जो हमने अभी देख ही लिया था, हर एक घर को हर महीने 300 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जाए। इसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली यानी कि जो एक्स्ट्रा बिजली होगी उसको बेचकर आमदनी कमाना। वित्तीय सहायता इसके लिए सब्सिडी क्या है? केंद्र सरकार द्वारा और सौर पैनल की स्थापना लागत का 60% जो वो सब्सिडी दी जाती है। यानी कि जो भी लागत होती है इसके लिए, जो भी कॉस्ट प्राइस लगता है उसकी जितनी भी उसके लिए लागत है उसका 60% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी लोगों को दी जाएगी। इसके बाद क्षमता के आधार पर अगर हम सब्सिडी देखें कि किसमें कैपेसिटी के आधार पर किसको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, तो 1 किलोवाट सिस्टम जिसका होगा उसको 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद 2 किलोवाट सिस्टम जिसका होगा उसको 60,000 मिलेगी, और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा तो 78,000, क्योंकि उनकी लागत भी ज़्यादा रहेगी। इसके साथ राज्य सरकारों के अलावा भी और सब्सिडी दी जाएगी। कम ब्याज दरों पर लोन देना लगभग 7% पर, जिसमें 5 साल तक की जो पुनर्भुगतान की अवधि हो, यानी कि 5 साल के लोन देना, वो भी सिर्फ 7% इंटरेस्ट रेट पर। नेट मीटरिंग यानी कि उपभोक्ता अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में बेच सकते हैं, जिसके लिए डिस्कॉम जो कंपनियां हैं वो भुगतान करती हैं। इससे बिजली बिल कम हो सकता है और कुछ मामलों में आमदन भी संभव है। लागत और तकनीकी विवरण। 1 किलोवाट की जो क्षमता है करीब उसमें 50 से 70,000 लागत आती है, जिसमें सब्सिडी के बाद लागत घटकर जो है 20 से 30,000 रह जाती है। फिर 1 किलोवाट सिस्टम प्रतिदिन 4 से 5 यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकता है, जो कि छोटे घरों की ज़रूरत के लिए इतना सफिशेंट है। सिस्टम की स्थापना के लिए 10 वर्ग मीटर की छत की ज़रूरत है, यानी कि जो छत में ये सिस्टम स्थापित करना है तो 10 वर्ग मीटर होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन इसके लिए एलिजिबल, कौन कौन इसके लिए पात्र बन सकते हैं? सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता, जितने भी लोग यहाँ पर इंडिया में रहते हैं जिनके घर हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनके घर के लिए 10 वर्ग मीटर की जो होनी चाहिए प्लेस होनी चाहिए वहाँ पर। इसके साथ ही वैध बिजली कनेक्शन हो और पर्याप्त छत होना चाहिए। समूह आवासीय सोसाइटी, रेजिडेंट जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसकी प्रगति हम देखें पीएम सूर्य घर योजना की, तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें लाखों सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। 11.87 गीगावाट कुल रूफटॉप क्षमता है, जिसमें से पीएम सूर्य घर योजना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रगति वो है धीमी है। इसके लाभ क्या है? आर्थिक बिजली में 50 से 90% की बचत होती है। अतिरिक्त बिजली बेचकर जो है 2 रुपये 6 रुपये प्रति यूनिट पर क्या होता है, इनकी आय भी, आमदनी भी हो सकती है। पर्यावरणीय, प्रति किलोवाट सिस्टम से सालाना 1.5 टन CO2 उत्सर्जन में कमी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंच, रोजगार सृजन, विनिर्माण, स्थापना, रख रखाव में ये सब क्या है कि रोजगार मिल सकता है। इसके साथ चुनौतियां क्या है? जागरूकता की कमी, लोग इतने जागरूक नहीं है, वित्तीय बाधाएं आ रही हैं, पैसे की कमी आ रही है, लागत ज़्यादा बताई जा रही है, सब्सिडी जैसी समस्या भी आ रही है। तकनीकी मुद्दे जो नेट मीटरिंग है, नीतियों का असमान कार्यान्वयन है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय अंतर है, कुछ राज्यों में नीतिगत प्रशासनिक बाधाएं आ रही, कुछ राज्यों में प्रशासन अच्छा नहीं कर रहा है।
इसके साथ सुझाव क्या दे सकते हैं कि जागरूकता अभियान होने चाहिए, वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, नीतिगत सुधार किए जाएं, स्थानीय विनिर्माण हो यानी कि सौर पैनलों की गुणवत्ता आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 100 मिलियन घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना, 40 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड और ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, 2030 तक 50% जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन करना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना। तो इसमें कौन सा लक्ष्य है? प्राथमिक लक्ष्य। सबसे पहले कौन सा लक्ष्य? ये ऑप्शन करेक्ट है, 100 मिलियन घरों में रूफटॉप सौर पैनल जो है वो स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीएम सूर्य घर योजना के संदर्भ में सही है? ये योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है। योजना के तहत 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 78,000 की सब्सिडी दी जाती है। बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती पीएम सूर्य घर योजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही है? नेट मीटरिंग नीतियों का असमान कार्यान्वयन, सौर पैनलों की अत्यधिक उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक जागरूकता, केंद्र राज्य नीतियों में पूर्ण सामंजस्य है। इसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाधा यही आ रही है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक रिपोर्ट ही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो बर्थ है वो यानी कि बर्थ जो कम हो रहे हैं और डेथ रेट जो है वो डेथ रेट बढ़ रहा है और जो बर्थ रेट वो कम हो रहा है। अगर हम जेंडर इम्बैलेंस की बात करें तो ये जो चार्ट है ये 5 स्टेट को दर्शा रहा है, जिसमें कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ ही यूनियन टेरिटरीज को भी, नागालैंड, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार एंड झारखंड। तो ये 2023 का पूरा डेटा दिखाया जा रहा है, यानी कि सेक्स रेशियोज एट बर्थ। SRB ये कॉमनली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स बर्थ फॉर एवरी 1000 मेल बर्थ, यानी कि हर साल में अगर हम देखें, ये हर साल नहीं, हर 1000 मतलब लड़कों के पीछे कितनी लड़कियों ने जन्म लिया, तो वो सेक्स रेशो दर्शाता है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो मतलब पूरा डेटा दिया गया है, इंडिया ने क्या रजिस्टर किया है कि 2.52 करोड़ बर्थ 2023 में हुए थे और अराउंड 2.32 लाख जो हैं उससे कम या फिर 2022 में थे। इसके साथ ही ये जो पूरा स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि CRS पर रिपोर्ट पर निर्भर है। द रिपोर्ट इज कंपाइल्ड बाय द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एंड रिलीज्ड ऑन मंडे स्टेट दैट 86.6 लाख जो डेथ है वो रजिस्टर की गई थी 2023 में। तो ये जो पूरी रिपोर्ट दिखाई गई है ये है यानी कि किनके द्वारा की गई? ये रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई, उनके द्वारा सामने रखी गई रिपोर्ट। ये पूरा जितना डेटा है इंडिया का ये दिखा रहा है कि जो अभी हम अगर देखें तो जो बर्थ रेट है वो कम हो रहे हैं और डेथ रेट ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि पूरी जो हम पॉपुलेशन देखें तो उसमें जो है इम्बैलेंस बना हुआ है। अगर हम स्टेट वाइज डेटा देखें तो स्टेट यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग तो जो स्टेट्स हैं गुजरात, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, ये जो यूटी स्टेट्स हैं, एंड दमन एंड दीव, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। तो ये जो है इसके साथ ही 5 स्टेट्स जो हैं उड़ीसा और उसके साथ मिजोरम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हैं और आंध्र प्रदेश। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि 80 से 9% रजिस्ट्रेशन है, जबकि 14 स्टेट्स में जो बाकी के स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ 50 से 80% तक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए थे बर्थ रेट के। तो इसी तरह इसमें अब मेनली ये रिपोर्ट दिखाने का रीज़न क्या है कि आप देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या कह तो रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन बढ़ किन की रही है जनसंख्या? सॉरी, मतलब कि जो अगर हम देखें बर्थ रेट, जो बच्चे हैं ना उनका जन्म कम हो रहा है लेकिन उनकी जो मृत्यु वो ज़्यादा हो रही है। 2013 से 23 की रिपोर्ट क्या बताती है कि शिशु जन्म दर में 14% तक की गिरावट देखी गई। इसके साथ ही कुल जन्म में भी संख्या कम हुई है। जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने का संकेत बताया जा रहा है। 1950 में सालाना अगर हम देखें तो 2 करोड़ जन्म में से जन्म के मुकाबले 2024 में ये 2.3 करोड़ है, लेकिन वृद्धि में कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो वो 2.0 के आसपास पहुंचने से जुड़ा हुआ है।
इससे क्या पता चलता है कि जनसंख्या का स्थिरीकरण हो रहा है, यानी कि जनसंख्या वो बैलेंस हो रही है। मृत्यु दर में अब देखिए कौन सी मतलब मामूली वृद्धि हुई है या फिर स्थिरता बनी हुई है। ये पूरा डेटा दिया हुआ जो हमने अभी रिपोर्ट में देखा, इसको जस्ट देख लेते हैं। कुल मृत्यु दर जो है वो 7.4 प्रति 1000 व्यक्ति 2023 का है, जिसमें वार्षिक वृद्धि सिर्फ 0.3% दर्ज की गई है। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर जो है वो 37.5% की गिरावट है और 40 से घटकर 25 प्रति 1000 जीवित जन्म हुए हैं 2023 में। मृत्यु जन्मों में संख्या जो पूरे विश्व स्तर पर 1.9 मिलियन जो अनुमानित है, यानी कि अनुमानित लगाया जा रहा है पूरे विश्व में। और भारत का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कमी भी देखी गई है भारत के। इसके साथ ही अगर हम इसके कारणों को समझे, कारण आखिर क्यों है, जन्म दर में कमी का कारण क्या है। शिक्षा, लोग शिक्षित हो रहे हैं, शहरीकरण, महिलाओं की कार्यबल की भागीदारी है, परिवार नियोजन कार्यक्रम से प्रभाव पड़ रहा है, प्रजनन दर में गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही जनसंख्या विस्फोट के खतरों को कम कर रही है। मृत्यु दर में स्थिरता, जिसमें उसके कारण क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है, शिशु मृत्यु दर में कमी है, लेकिन कोविड-19 जैसी महामारियों और वृद्धावस्था से जुड़ी जो बीमारियां उसमें मृत्यु दर थोड़ी सी बढ़ी है। जो विश्व की रिपोर्ट है यूनिसेफ 2025, उसमें क्या है 2023 में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु 4 मिलियन रह गई, जो कि एक उपलब्धि है। हालांकि सब सहारा अफ्रीका, यानी कि सहारा अफ्रीका जैसे जो क्षेत्र है वहां पर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अब इसके प्रभाव क्या सकारात्मक क्या हो सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम हो रही है, 1.5% नीचे आ चुकी है, जो कि संसाधनों पर दबाव कम पड़ेगा। भारत को और देश जैसे कि नेपाल, घाना के लिए मॉडल भी माना जा रहा है। इसके साथ ही चुनौतियां क्या हैं, बढ़ती मृत्यु दर अगर भविष्य में वृद्धावस्था की देखभाल, पेंशन, स्वास्थ्य पर बोझ डालेगी। जन्मों की कमी से क्या होगा, श्रम बल पर भी असर पड़ेगा। मतलब अगर जन्म कम होते हैं तो जो यंग जनरेशन वो कम रहेगी और फिर काम जो हमारा भारत में जो कार्यबल की क्षमता वो कम रहती जाएगी। शिशु दर में कमी के कारण पूरे डिटेल में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहे हैं, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और ऐसे कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य की जांच, टीकाकरण, पोषण संबंधी सहायता दी जा रही है। 2005 में सिर्फ 40% प्रसव अस्पतालों में होते थे, 2023 तक ये 90% से भी अधिक हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षित दवाइयाँ, डॉक्टर की उपलब्धता से जटिलताएं कम हो चुकी हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में NICU यानी कि नवजात गहन देखभाल इकाइयां लगाई जा रही हैं, वहां पर बच्चों की जांच हो। इसके साथ ही समय पूर्व जन्म यानी कि समय से पहले जन्म या फिर जन्मजात समस्याओं की जो शिशु हैं उनकी देखभाल बेहतर करने का एक तरीका है। टीकाकरण जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके तहत खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों के खिलाफ टीकाकरण फ्री में किया जा रहा है। 2023 तक 95% से अधिक बच्चों को टीके मिल चुके हैं। इसके साथ ही रोटा वायरस न्यूमोकोकल वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है, उसने दस्त, निमोनिया जैसी जो बीमारियां उसको कम किया है। इसके साथ ही पोषण में सुधार हो रहा है। आंगनवाड़ी में आप देखते होंगे कि पोषण अभियान चलता है और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिशु और माताओं को पोषण पूरक जो भोजन होता है वो उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कुपोषण से जो भी होने वाली मृत्यु वो कम हुई है। स्तनपान को बढ़ावा, 6 महीनों में विशेष स्तनपान की दर बढ़ी है। शिशु स्वास्थ्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वस्थ और स्वच्छ पानी, स्वच्छ भारत मिशन में जैसे कि खुले में शौच की समाप्ति कर दी गई है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जल जनित जो बीमारियां उनको कम किया गया, शिशु मृत्यु का एक प्रमुख कारण थी। इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता में क्या, माताओं की शिक्षा जागरूकता में वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग भी बढ़ चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान दिया, लोग जागरूक हो रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं जैसे कि ANM ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई है और समय पर हस्तक्षेप को सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही चिकित्सा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपातकालीन जो सेवाएं हैं जैसे कि एम्बुलेंस जैसी, ये जो जटिल प्रसव है उसमें मृत्यु को रोका है, यानी कि डिलीवरी के टाइम जो भी एक तरह से इमरजेंसी होती है उसमें अब एम्बुलेंस काम आ रही है। सामाजिक आर्थिक भागीदारी क्या है, गरीबी में कमी हो रही है, आय में वृद्धि, परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचने में मदद मिल रही है। शहरीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास ने स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को भी बढ़ावा दिया है। क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ क्या कहते हैं,
ग्रामीण बनाम शहरी अगर हम कंपेयर करें तो ग्रामीण IMR जो अभी भी शहरों से अधिक है, लेकिन अंतर कम हो रहा है। पूरे विश्व में भारत का IMR बांग्लादेश का 23, नेपाल 22 के करीब है, लेकिन अभी भी जापान 1.9 जैसे देशों से पीछे है। यूनिसेफ 2025 के अनुसार विश्व में IMR जो है 28 है और भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बिल्कुल करीब है। मात्र मृत्यु दर के कारण क्या थे, यानी कि जो जन्म देने वाली मतलब कि जो माता है, माताओं के जो जन्म हो रहे हैं, जन्म के दौरान अगर बच्चे को जन्म देती तो उनकी मृत्यु हो जाती, तो ये आखिर इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले तो पोस्ट पार्टम जो हेमोरेज होता है, यानी कि अधिक रक्तस्राव हो जाता है, यानी कि डिलीवरी के दौरान या फिर बाद में जो भी रक्तस्राव होना, या फिर प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटल ऑपरेशन, या फिर गर्भाशय की जो कमजोरी उसके कारण हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से देखभाल नहीं मिल पाती, इतनी स्वास्थ्य सहूलतें नहीं है जिससे माताओं को बचाया जा सके संक्रमण से, यानी कि गर्भपात के बाद, डिलीवरी के बाद संक्रमण, या फिर विशेष रूप से अगर हम अवैध गर्भपात की बात करें तो उसमें 50% जो सेप्सिस मामले अवैध गर्भपात से होते जा रहे हैं। अस्वच्छता, खराब स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो रही है, इस सभी को बढ़ावा दिया है। उच्च रक्तचाप संबंधी जो विकार है जैसे कि प्री एक्लैम्प्सिया और जो एक्लैम्प्सिया है, इनके मिर्गी के दौरे या फिर और जटिलताएं सामने आ रही हैं। समय पर निगरानी ना होने के कारण ये जानलेवा होता जा रहा है और इससे मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा और क्या कारण होते हैं, या फिर जो गर्भाशय वो फट जाता है, जटिल प्रसव या फिर कई प्रसवों से जुड़ा हुआ है, असुरक्षित तरीकों से जो गर्भपात किया जाता है उससे रक्तस्राव ज्यादा हो जाता है। अप्रत्यक्ष कारण क्या है, अनीमिया, हेपेटाइटिस या फिर और बीमारियां। सामाजिक आर्थिक कारण क्या है, इसमें गरीबी, शिक्षा की कमी, देरी, इन सभी के कारण क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है महिलाओं की। क्षेत्र और पूरे विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो असम, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में MMR जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दक्षिणी राज्य जिसमें केरल वो कम है। चाय बगानों में काम करने वाली महिलाओं में उच्च दर ज्यादा है। वैश्विक तुलना की अगर देखें WHO के अनुसार पूरे विश्व में MMR 223 प्रति 1 लाख है, लेकिन दक्षिण एशिया में कमी आई है, 71% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत ने 70% की कमी हासिल की है, जब लेकिन गरीब राज्य जो वो अभी तक पीछे हैं। इसमें प्रगति क्या है, संस्थागत जो प्रस्ताव है वो 90% तक बढ़ा है। जननी सुरक्षा योजना और लाभ किट के जरिए कार्यक्रम में भी कमी आई है। अब देखिए रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, या तो फिर पूर्ण प्रसव पूर्व जांच हो, ANC होनी चाहिए। इसके साथ ही टीकाकरण, पोषण मिलना चाहिए, आपातकालीन सेवाएं दी जानी चाहिए, उनका विस्तार होना चाहिए। गांव वाले क्षेत्र में जहां पर पहुंच रही वहां पर भी होना चाहिए। अवैध गर्भपात पर रोक हो और सुरक्षित परिवार नियोजन जैसी जो भी प्रोग्राम है वो चलाए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें ये जो हमारे प्रश्न कैसे बन सकते हैं इसमें, तो प्रश्न क्या है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है उसके अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए कौन सा प्रमुख कारण नहीं है। सबसे पहला है टीकाकरण कवरेज में वृद्धि, संस्थागत प्रसव में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी उपलब्धता, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता में सुधार। तो इसमें C ऑप्शन जो है वो नहीं है, उन्होंने नहीं पूछा है कौन सा कारण नहीं है, तो C ऑप्शन है। अब हमारा ये जो हम एडिटोरियल है उसको देख लेते हैं। एडिटोरियल क्या कहता है कि भारत की जो विकास दर है यानी कि पोटेंशियल ग्रोथ रेट है, उसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है, यानी कि उसकी जो वृद्धि तो हो रही है लेकिन उसमें भी काफ़ी चुनौतियां हैं। ये अलग अलग ऑथर्स के द्वारा यानी कि इन दोनों के द्वारा लिखा गया, C रंगाराजन के द्वारा और D.K. श्रीवास्तव। तो ये मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के चेयरमैन है और ये जो है ये भी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मेंबर हैं एंड एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द 16th जो फाइनेंस कमीशन हमारा बना हुआ है भारत का, उसके एडवाइजरी काउंसिल है। तो ये फॉर्मर गवर्नर रहे हैं RBI के। अब ये क्या कहते क्या, इन्होंने कहा है कि मतलब बहुत सारे ऑथर्स ये क्या लिखते हैं कि हमको इंक्लूड करके उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो जो ग्रोथ रेट है 6.5% अभी भी पोटेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज नाउ अभी भी उतना ही है। बट द फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ रेट ऑफ 25 से लेकर 26 तक जो फर्स्ट क्वार्टर है ग्रोथ रेट वो 78% तक उसमें एस्टिमेट लगाया गया। उन्होंने क्या, डज दिस ऑल्टर अवर परसेप्शंस अबाउट द पोटेंशियल ग्रोथ रेट, यानी कि ये हमारी उम्मीदों से ज़्यादा है या फिर कम है। तो उन्होंने ये चीज़ अब पेश की है इस पूरे एडिटोरियल में।
उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जीडीपी ग्रोथ जो है यानी कि कोविड-19 के बाद अगर हम देखें तो 2022, 23, 24, 25 में एवरेज 99.9% तक एवरेज जो है वो दर्ज की गई थी। सेकंड थर्ड में अगर देखा जाए तो 7%, फिर 6.9 एंड 7.5, यानी कि ये कहा जा रहा है कि लगातार इसमें कमी हो रही है। 78% उन्होंने कहा कि रियल जीडीपी ग्रोथ है फर्स्ट क्वार्टर में, और 25-26 में जो एवरेज से भी कम है। इसके अलावा जो अगर हम आउटपुट देखें तो रियल जीवीए ग्रोथ जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में 7.6% थी, और ये ऑल्सो कम है, यानी कि एवरेज से बहुत कम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 9.5% पिछले 3 सालों में रही थी ये जीवीए जो ग्रोथ है वो, लेकिन अब जो है वो कम होती जा रही। इसके साथ उन्होंने पोटेंशियल ग्रोथ रेट और आईसीओआर के बारे में बताया। तो वो क्या कहते हैं कि वो मे नोट दैट 3 इम्पॉर्टेंट सर्विसेज जो है जिसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड अदर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड अदर्स, public administration and others, growth rates in the first quarter 8.6%, इसके साथ ही 9.5% एंड 9.8% रही है। बट दीज वर स्टिल लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज, यानी कि ये फिर भी, हालांकि इतनी तो बड़ी है 8.6%, 9.5%, 9.8, लेकिन फिर भी एवरेज से ये कम है, यानी कि ये ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई जितनी हमें चाहिए थी। इसके साथ ही वो कहते हैं कि ये जो ग्रोथ रेट्स एंड आईसीओआर जो है ये एक जो मतलब कि संस्था है उनके द्वारा उन्होंने कहा कि हैव बीन वोलेटाइल इन द रिसेंट ईयर्स बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट इन एस्टिमेटिंग इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ रेट। वन हैज़ टू लुक at its performance over a much longer period. India's real GDP growth rate during 2011-12 to 2023-24 में average 6.1% है। In assessing a country's growth potential, one may have to give greater weight to recent performance, यानी कि हमें अभी भी ज़रूरत है कि अपनी जो परफॉर्मेंस को बेहतर करने की। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कमी देखी गई है, हालांकि जो कुछ क्षेत्रों में इसमें ग्रोथ भी हुई है। लेकिन अगर हम वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो उससे पहले तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 7.8% रही थी, जो कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा थी। ये आंकड़ा सिर्फ घरेलू मांग की मजबूती को नहीं दर्शाता, बल्कि जो ग्रामीण उपभोग है, सेवा क्षेत्र की तेजी, विनिर्माण में सुधार है, उन सभी की कहानी भी दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाता है, अमेरिका का जो ट्रंप का जो टैरिफ लगा है उसके दबाव के कारण पूरे विश्व व्यापार में युद्धों का असर दिख रहा है। भारत की जो विकास दर हम देखते हैं 6.3 से 6.8% के दायरे में ही रहेगी। इनके अकॉर्डिंग जो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा कायम करेगी। फिर भी ये जो सुनहरी अवधि उसको बनाए रखने के लिए हमें सतर्क रहना होगा, यानी कि फिर भी कुछ जो चुनौतियां उनका समाधान निकालना होगा। अक्टूबर 2025 में ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये भारत की संभावित विकास दर पर एक सहमति बताती है कि जो भारत की विकास दर है, ग्रोथ रेट है, उसमें सहमति है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए समग्र विकास रेट में 6.5% का अनुमान लगाया है, जिसमें जो क्वार्टर 1 है 6.5%, 2 में 6.7%, 3 में 6.6% एंड 4 में 6.3% का अनुमान लगाया जा चुका है। आईएमएफ ने क्या कहा है, इसे थोड़ा ऊपर और संशोधित किया और 6.4% कर दिया, जबकि विश्व बैंक और जो संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने 6.3% का अनुमान बताया। यानी कि ये जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है ये अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमान थोड़े और बेहतर दिखाए गए। आईएमएफ और जो ओईसीडी उनके अनुसार 6.4 से 5% है। ये भारत को चीन, यानी कि चीन की जो 3.5% वृद्धि होगी, अमेरिका की 1.8% उससे भी आगे रखते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व की जो औसत है वो 3% है। 3% वृद्धि है पूरे विश्व की, लेकिन उसमें भारत की जो 6.4% दर्शाई जा रही है।
लेकिन सहमति बिना चुनौतियों के नहीं है। OECD ने अभी हाल ही में 2025 का जो अनुमान है उसको 6.3 से बढ़कर 6.7% कर दिया। GST सुधारों, मौद्रिक ढील का श्रेय दिया। इसके साथ ही मूडीज जैसी जो एजेंसियां उन्होंने 6.3% तक वो अड़ी हुई है कि सिर्फ इतनी ही ग्रोथ होगी। इसके साथ ही घरेलू ताकतें बनाम वैश्विक बाधाएं, यानी कि घरेलू की जो हम देखते हैं घरेलू उत्पादन तो बढ़ रहा है, घरेलू जो GDP हमारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पूरे जो विश्व की अगर हम बाधाओं की बात करें तो विश्व में भी हमें बाधाएं देखने को मिल रही हैं। भारत की वृद्धि की कहानी मुख्य रूप से आंतरिक है। Q1 में नाम मात्र GDP 8.8% तक बढ़ी है। निम्न मुद्रास्फीति हम देखें, मजबूत कॉरपोरेट आय से ये सब प्रेरित है। जो हमारा सर्विस सेक्टर वो 46% तक पहुंच चुका है, जो कुल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही सरकार के क्या उपाय हैं? GST में जो सुधार किए जा रहे हैं, अभी 5 से 18% और 12 लाख रुपए तक की जो आमदनी है उस पर छूट दी गई है। उपभोग को बढ़ावा दे रहे। इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में 15% की वृद्धि की उम्मीद है, जो कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। अमेरिकी टैरिफ से निर्यात जो है वो निर्यात पर दबाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी भारत ने GST सुधार किए और भारत में ही उपभोक्ता को बढ़ावा देने का काम किया। इसके साथ ही जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका सहारा लिया जाएगा, लेकिन पूंजी प्रवाह में अस्थिरता जो है निजी निवेश को भी प्रभावित कर सकती है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने क्या अनुमान लगाया कि 6.7% से कम होकर 6.5% कर दिया है। इन्हीं कारणों से जो टैरिफ लगा या फिर निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें नीतिगत दिशा क्या हो सकती है? भारत को 2030 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए 6 से 7% की स्थिर यानी कि स्टेबल इंक्रीजिंग होनी चाहिए। जो हमारी ग्रोथ रेट है वो स्टेबल रहना चाहिए 6 से 7% के बीच। इसके लिए संरचनात्मक सुधार जैसे कि मानव पूंजी विकास हो, रोजगार सृजा जाए, हरित ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल अर्थव्यवस्था का यूज, इन सभी को बढ़ावा देना जरूरी है। RBI को ब्याज दरों में कमी करनी होगी और बजट 2026 में जो कैपेक्स है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? बेसिकली ये सिर्फ ग्रोथ रेट के बारे में बात की गई थी कि भारत के जो पूरी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी, कैसे रहेगी। इसमें जो GS1 में ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि GST काउंसिल के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, GST से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लेता है, ये केवल राज्यों के लिए कर दरें निर्धारित करता है, केवल निर्यात से संबंधित है। गलत। इसमें सिर्फ B ऑप्शन करेक्ट है। GST से संबंधित सभी जो नीतिगत निर्णय इनके द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन GST से सही संदर्भित है? ये एक गंतव्य आधारित यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यह केंद्रीय राज्य स्तर पर विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। जितने भी इनडायरेक्ट कर लगते थे उन सभी को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया। यह भारत में प्रत्यक्ष कर प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट सही है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला और दूसरा दोनों ही सही है। A ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपका ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था, ये कंप्लीट हो चुका है। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त ना होता और सरकार दमन पर उतर आती, तब उन्होंने ये रास्ता अपनाना था। इसमें कौन सा कथन सही है? सिर्फ एक, सिर्फ दो, या फिर पहला और दूसरा दोनों, या फिर कोई भी नहीं? तो इसमें आपने जो है हमें करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ ही हमारा ये जो सेशन है द हिंदू का वो कंप्लीट होता है। आज हमारे पास जस्ट रिपोर्ट्स थी और वो भी ग्रोथ रेट को लेकर या फिर जन्म दर में वृद्धि या कमी को लेकर। तो ये सब आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।